अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नवल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करने लगी हूँ। दोपहर को फारिग होकर उसने रुबैशा को नंबर मिलाया था। उसके नंबर से पहले भी मिस कॉल आई थी। उसे तेजी से वहां से निकलते हुए उसका फोन मिलाया जो 10वीं बल्कि बात भी बंद जा रहा था। दुरेत ने रुबाब का नंबर मिलाया कि उसने भी नहीं उठाया था। उसने गाड़ी की स्पीड मजीद तेज की थी। दुरैत ने रुबाशा को ये बताने के लिए फ़ोन मिलाया था कि शायद वो कुछ लेट हो जाए। उसे दूसरी मीटिंग पर भी जाना था, लेकिन अब वो बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए वहां से निकला था। हमेशा की तरह उसकी तरफ जाने वाले 2 घंटे की ड्राइव को उसने तेजी से काटना चाहा था। रुबाशा बिना नाश्ते किए अपने कमरे में बंद हो गई थी। रुबाब की बातें याद करते उसके आंसू की तार की सूरत में आंखों से निकल रहे थे। अब उसका सांस भारी हो रहा था। उसने उठकर खिड़की खोली और वहां खड़ी हो गई, लेकिन तबीयत अभी बेहतर न हुई थी। उसने गहरा सांस भरते उसको नॉर्मल करना चाहा और दुरैत का नंबर मिलाया, लेकिन उसके फोन नहीं उठा रहा था। उसने दवा निकाली और नाश्ते के बगैर वो दवा ले ली, जिससे कुछ पल उसे राहत के मिले थे, लेकिन उसके बाद उसका पूरा वजूद पसीने से भर गया। तो उसने रबाब को आवाज देने का सोचा भी ना था। अगर इस वक्त उसके दिमाग में किसी शख्स को पास देखने की चाह थी तो वो था दुरैत इज़्ज़तदानी। एक और बार बैल करते उसने कोशिश की और दूसरी तरफ फोन उठा लिया गया और बादशाह की कॉल आते देख कर उसने तेजी से फोन उठाया था और गाड़ी सड़क पर लगाई थी कि हाईवे पर था वो। राबी, क्या हुआ है? फोन क्यों नहीं उठा रहे? दौड़े मैं बोलो क्या हुआ है? वो चिया। मुझे दर्द। फूले सांस के साथ वो सही से बोल नहीं पा रही थी। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। दुरेत वो बामुश्किल बोल पा रही थी। डैम इट, रबाब कहाँ है? आवाज दो उसे, मैं पहुंच रहा हूँ। वो चीहा था। उसकी आवाज से उसके हाल का पता लगा सकता था कि वो भी तब जब वो उसकी कंडीशन में थी। काल मत काटो, मेरी बात सुनो, सांस लो जोर से और उठ सकती हो तो खिड़की के पास जाओ। दुरेत मैं वो जैसे उखड़ते सांस से कुछ बोलती हुई दुरेत की सांसें अटक जाती थी सीने में। उसे कम से कम भी 20 मिनट लगते उस तक पहुंचने में। रुबाब, रुबाब कहाँ पर है? वो बाहर। दुरेत ने आज चाहते हुए भी उसकी काल काटी और रुबाब को मिलाई जो उसने 20वीं बार नहीं उठाई थी। उसने वापस रुबाब को मिलाई, अब वो भी नहीं उठा रही थी। उसके माथे पर सिलवटों का इजाफा हुआ और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही थी। पूछना क्या है, मेरे भी कपड़े हैं ये, मेरा जब दिल करेगा कि मैं पहनूंगी, क्या मुझे कोई रोक सकता है? वो बाजू हवा में नचाती हुई ड्रामाई अंदाज में कहने लगी। नाश्ता बनाओ ड्रामेबाज, क्या खाएंगे? मन्नत ने उसके बालों में हाथ फेरते पूछा तो उसने गहरी सांस पड़ी। वो सब और मुश्किल करती जा रही थी, उसके लिए भी और खुद के लिए भी। आलू के पराठे बनाओ, तबरेज शाह ने कहा। यही वो वह चीज थी शायद जिसमें उसे वक्त लगता और उसके नजदीक रहता। ओके। मन्नत ने एक नजर उसको देखा और एक नजर उसके पीछे बावर्ची खाने की तरफ जाने वाले रास्ते को। उससे पहले कि उसे समझ पाता उसके बाल अपनी दोनों मुट्ठी में बिछते हुए जोर से खींचकर भागे थे। मन्नत! उसकी तेज आवाज उस घर के दौलत दीवार में गूंजी थी और दूसरी तरफ मन्नत के कह के, अगर आपने मुझे कहा तो मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। उसने धमकी अमेज लहजे में कहा। अच्छा चलो बना। तबरेज ने इस वक्त खामोश रहने का सोचा। उसके दिमाग में बहुत सी चीजें एक साथ चल रही थी। वो तैयारी करना शुरू हो गई थी। तबरेज ने उसके बाल पीछे कैचर में बांधे तो वो चमकती आंखों से मुस्कुराई। उसे मन्नत को उससे पहले इस तरह बार बार मुस्कुराते नहीं देखा था। शायद ये उसी की दी हुई खुशी थी जो उसके अंग अंग से फूट रही थी। तबरेज वहीं उसके पास बैठा फोन पर मेल्स चेक करने लगा था। उसके पापा बार बार फोन आ रहा था। किसका फोन है शाहू? उठा क्यों नहीं रहे? उसे फोन पर झांकते हुए पूछा। आपके पापा का? आपने मुझे क्यों नहीं मिलवाया उनसे? वो काम करती उसे इस्तफसार करने लगी। मिलवाऊंगा, अभी जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। वो बिना उसे देखते हुए बोला तो वो भी खामोश हो गई। नाश्ता उसके सामने रखते वो अब उसे देख रही थी जो 2 पराठे खा चुका था, लेकिन मजाल है जो मुंह से तारीफ का एक लफ्ज बोला हो। कैसी हैं? ठीक है, उसने खाने में मसरूफ होकर कहा तो मन्नत ने मुंह बसोरा। कितना कंजूस है ये शख्स, तीसरा उठा लिया और अभी बस इन महाराजा को ठीक ही लगे हैं। अच्छे लगते तो न जाने क्या करते, लेकिन वो खुश थी कि उसका बनाया हुआ नाश्ता दिल जमी से खा रहा था। बासत तैयार होकर आया तो खामोश थी। रुबाब ने नाश्ता उसके सामने रखा। अब वो अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। अच्छा बनाया है, बासत से देते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराई। रुबाशा नहीं उठी, शायद नाश्ता करके गई हैं वो। रुबाब अब पेशेमान थी। ओके हाफिज। बासत आज जल्दी में था इसलिए रुबाशा से मिले बगैर चला गया। वैसे तो सुबह वही नाश्ता बनाती थी, उसके बाद वो आराम किया करती थी, इसलिए आज भी उसने आराम का सोचते हुए चला गया। रुबाब सारा दिन जहाँ वहाँ घूमती हुई बोर होती रही थी। रुबाशा फिर बाहर नहीं निकली थी। वो खाना बनाने लगी थी। खाना भी बन गया था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुला था। वो इसी सोच में थी कि अंदर जाए और देखे कि घर का मेन गेट जोरों शोर से बजने लगा तो वो घबरा गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने फोन निकाला और बासत को फोन मिलाया। तुरंत की 20 मिस कॉल देती वो अलग परेशान हुई थी। बासत, बाहर कोई आया है तो गेट खोलो, पूछ कर खोलना। वो काम में मसरूफ बोला, लेकिन कोई बहुत ही बुरे तरीके से दरवाजा पीट रहा है। रुबाब ने घबराते हुए कहा। अच्छा,
मैं फ़ोन पर ही हूँ, पूछो जाकर गेट के पास कौन है। तो रुबाब गेट के पास गई। रुबाब गेट खोलो। द्रेद की आवाज़ सुनते फौरन उसने दरवाज़ा खोला था और बासित भी दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुन चुका था। राबी कहाँ है रुबाब? वो दौड़ता हुआ अंदर दाखिल होता। क्या हुआ भैया, तुम लोगों से देखा नहीं गया सुबह से उसको? तुम्हारा फ़ोन कहाँ रखा था? एहसास है तुम्हें? 2 घंटे की ड्राइव करते मैं पागल की तरह यहाँ आया हूँ। द्रेद दौड़ता हुआ रुबाइशा के दरवाजे को खोलने लगा था। रुबाब क्या हुआ है? बासित अलग परेशान हुआ था। रुबाइशा आंखें खोलो। वो अंदर दाखिल हुआ तो बेहोश पड़ी हुई थी बेड पर और बासित इसकी आवाज़ें सुनते बिना सामान समेटे बेड की तरफ दौड़ लगाए थे। ये फायदा हुआ था तुम्हारा यहाँ आने का? अपनी भाभी का ध्यान नहीं रख पाई तुम? द्रेद ने रुबाइशा का भारी वजूद बामुश्किल बाहों में सिमटा और बाहर की तरफ भागा। उसका वजूद पसीने से तर था। दिल की धड़कनें मामूल से आहिस्ता चल रही थी। उसके चेहरे पर आंसू के मिटे हुए निशान थे। द्रेद जजदानी का दिल जिंदगी में पहली बार लजरा था। कुछ हुआ था घर में? किसी ने कुछ कहा है उसे? द्रेद तेजी से ड्राइव करता हुआ बोला। भाई वो डोंट टेल मी रुबाब के तुमने कुछ कहा है। द्रेद ने साथ नजर उसको घुराते हुए नजर गई। इससे पहले उसने द्रेद का ये रूप नहीं देखा था। उसकी गोद में रुबाइशा का सर था जो पसीने से भीगा था। वो परेशान थी बेहद। वो इतनी बुरी तो नहीं थी लेकिन उसकी तल्ख कलामी ने आज एक वजूद को अस्पताल पहुंचा दिया था। उसकी आंख से आंसू टूट कर गिरा। बासित का फोन आते उसने फोन कान से लगाकर उसे अस्पताल का बताया और बंद कर दिया। बाखुदा अगर इन दोनों को कुछ हुआ तो मैं तुम सबका बुरा हाल करूंगा। द्रेद जिहाद और रुबाब और सहम गए। उसे अस्पताल लाते ही इमरजेंसी में लेकर जाया गया था। द्वैत जहाँ से वहां घूमता हुआ अच्छे से अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर रहा था। वो डर कर एक कोने में खड़ी थी। बासत को सामने से आता देख उसकी तरफ बढ़ी और उसके साथ लगी। क्या हुआ है रुबाइशा को? कहाँ पर है वो? अंदर है, अभी कुछ नहीं बताया। वो रोने के दरमियान बोली। तुम क्यों रो रही हो? खामोश रहो, सब बेहतर हो जाएगा और मुझे डॉक्टर से पूछ लेने दो हालात। भाई गए हैं, आप यहीं रुके, वो पहले ही बहुत गुस्से में है। रुबाब ने कहा तो वहीं पर रुका। अभी वो किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था। बासत मैंने रुबाइशा को और फिर वो सारी बात उसे बताती चली गई। पास से गुड़िया। द्रेद की आवाज सुनते उसने पीछे देखा जहाँ वो आग बगोला खड़ा उसे देख रहा था। गुड़िया तुम ऐसे कैसे गिर सकती हो? उसकी हालत का तो एहसास किया होता। द्रेद ने हाथ दर्जा खुद को उसके साथ कहने से रोका। अब हालात जो भी हो उसकी जिम्मेदार तुम होगे तो मुझसे माफी की उम्मीद मत रखना। वो चीहा। कुछ नहीं होगा, आराम से बात करो, बासत ने कहा। तो वो द्रेद ने दोनों पास तैश पड़ी हुई गाड़ डालता हुआ वहां से निकल गया। बासत ने उसको साथ लगाया, उसे चुप कराने लगा। उसकी हिचकियां लेते हुए वजूद इस बात का गवाह था कि वो अपने किए पे परेशान थी। वो सब सारी रात वहां रहते क्योंकि रुबाइशा सारी रात अंडर ऑब्जर्वेशन रहती वहां। सुबह होते ही द्रेद ने उसे वहां से ले जाने का कहा था जिस पर बासत ने काफी शोर मचाया था लेकिन द्रेद ने उसकी एक ना सुनी। खाने के बाद वो किचन साफ करने लगी और तैयार होने चला गया। ये दिन उसकी जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। अपने शोहर के साथ मुकम्मल थी। ये इनका घर था जहाँ वो दोनों करीब थे दूसरे के संग। वो कमरे में गए जो बिखरा हुआ था और फर्श पे पानी भी था। उसने सामान समेटा और फिर पानी वाला फर्श साफ किया। इन सब में वो हाम किए थे, फिर से नहाना पड़ेगा। वो बाहर निकले जहाँ वो जाने को तैयार था परेशान लेकिन अब कुछ परेशान मालूम हो रहा था। यहाँ आओ। मन्नत तो देते उसने कहा तो मन्नत देते उसके नजदीक आई। तबरेज ने उसे हाथ साथ लगाना चाहा तो वो एक कदम दूर हुई। तबरेज ने सुलगती हुई निगाह उसके कदम पर डाली। आप साफ है ना? मैं अभी काम करके आई हूँ, पसीना भी आया है। उसने अपने फेल की सफाई देनी चाहिए जल्दी से। तबरेज ने उसे हाथ से पकड़ते हुए अपने साथ लगाया। क्या फर्क पड़ता है, वो उसी के वजूद का हिस्सा थी। ये लम्स मन्नत तबरेज शाह को मुतबर कर गया। उसके बदले में वो कुछ भी कर सकती थी। जा रहे हैं? हाँ, उसने मन्नत के चेहरे को हाथ से साफ करते हुए बताया। कब आएंगे? आपसे तुम यहीं पर रहोगे मन्नत, लेकिन मेरे पूछे या बताए बगैर यहाँ से निकली तो टांगे तोड़ दूंगा मैं। उसने संजीदगी से कहा तो मन्नत ने तेजी से सर हाँ में हिलाया। क्या मैं आपको परफ्यूम लगा दूँ? वो इनसिक्योर हो रही थी। उसकी जरूरत नहीं है। उसने मन्नत की शर्ट को कांधे से ठीक किया जो सिरक रहे थे। कपड़े चाहिए? वो छोटी छोटी बातें वहीं पर खड़ी उसे कर रहा था। नहीं, मुझे यही सब पहनना अच्छा लग रहा है। मन्नत उसकी शर्ट के बटन से खेलते हुए कहा। ये लो कार्ड, कुछ चाहिए हो तो मुझे ही फोन करना, मैं पहुंचा दूंगा। गेट बैठ से ला करके जा रहा हूँ मैं। मन्नत ने सोचा था कि अगर ऐसा करना है तो कार्ड देने का मकसद, लेकिन शायद वो उसे जताना चाह रहा था कि ये सब तुम्हारा है। कब तक आएंगे? उसने अपना सवाल दोहराया। ये जरूरी काम है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे समझोगी मन्नत। यह कदम जरूरी था उठाना, नहीं तो बहुत नुकसान मेरे हिस्से में आता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? उसके हसास से निकलती हुई सामने खड़ी हुई तो तबरेशा के माथे पर सिलवटे पड़े। ये जो तुम बार बार खुद मुझसे दूर जा रही हो ना मन्नत, याद रखा तुम इन लम्हों को याद करोगी। उसने कहा तो मन्नत ने नजर उठाकर उसको देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मजबूत करो। तुम्हें सिर्फ तबरेशा पर भरोसा होना चाहिए। हालात कैसे भी हो, कुछ भी हो, ये जान लो कि तबरेशा लौट कर मन्नत शाह के पास ही आएगा। उसे झुककर उसके माथे पर लबड़ के और बाहर निकल गया। मन्नत कई लम्हे वहीं पर खड़ी रही। वो ये सब क्यों कह रहा था? क्या अभी भी कुछ बचा था होने का? क्या अभी आजमाइशें बची थी इनकी जिंदगी में? उसने सोचा था शायद उसके नजदीक आने पर सब ठीक हो गया है, लेकिन
वो रुबैशा को साथ लेकर गया तो वो दोनों भी घर आ गए थे। रुबैशा ने आकर खामोशी से खाना लगाया, उन दोनों ने खाना खाया। बादशाह थोड़ा अपसेट था, रुबाब शर्मिंदा थी, लेकिन वो जल्द रुबैशा से मिलकर शायद माफ़ी मांग लेती, इसलिए अब पुरसुकून थी। वो खुद सोचती हुई तेल की बोतल निकाल कर लाई और बादशाह के सामने खड़ी हुई। चलिए मैं आपका सर पर मालिश करती हूँ, उसने कहा। तो वो जो कोई मूवी देखने में मसरूफ था चौंका। ओह, और ऐसा क्यों करोगी तुम? बादशाह, आपको इज्जत क्यों रास नहीं आती? रुबाब ने चिढ़कर कहा। अच्छा आ जाओ, हर बार पर इतना शोर क्यों मचाती हो? अच्छी सी करना अब, इतने खूबसूरत बाल है मेरे, एक भी टूटा तो तुम्हें सजा मिलेगी। एक तो मैं कर रही हूँ, ऊपर से आप शोहे हो रहे हैं, और इतनी डिमांड्स हैं तो पैसे निकालें। किस चीज़ के? आयरन के? मैंने तो बोला भी नहीं है, तुम खुद आई हो अपनी सर्विसेज लेकर। वो सीधा होकर बैठा। उफ, चले अब बैठे नीचे। रुबाब ने मजीद बहस ना की तो वो भी खामोशी सोफे से नीचे उतर कर कालीन पर बैठ गया। तुमने रुबाशा को क्यों कहा ऐसे? बासत, क्या इस वक्त हम इस बात को छोड़ देते हैं? अब वो खामोशी से आयलिंग करवा रहा था, उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने नींद में जुड़ते हुए रुबाब को देखा जो अब उठ रहे थे। कहाँ? बस उठे, अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए। खुदा का खौफ करने बासत, 25 मिनट हो गए हैं। ये नींद के झोंके आपको तब ही आ रहे हैं। रुबाब तो सदमे में ही चले गए थे। झूठी। बासत उड़कर अंदर चला गया था तो रुबाब सदमे से उसकी पुश्ती देखती रह गई। वो रुपैशा को साथ ले आया था, उसे साथ बैठाते सीट बेल्ट नहीं बांधी थी उसने। अब 2 घंटे की ड्राइव वो 3.5 घंटे में उसकी हालत के पेशे नजर करके आया था। अंतर लाते उसे कमरे में लटाया और हांसमा को फोन किया कि उसके आते ही उसको रुबैशा के लिए सूप बनाने को कहा। खुद वो फ्रेश होने चला गया था जबकि रुबैशा अब भी गुंगी में थी। वापस आया तो सूप रखा जा चुका था। उसे रुबैशा को पास आते देखा, वो अब भी सोई हुई थी। चेहरा वैसे ही मुरझाया हुआ था, आंसू के निशान अभी भी थे। डॉक्टर ने बताया था कि उसे वो कितनी तकलीफ से गुजरी है, उसका बीपी शूट कर गया था और हालात उससे ज्यादा बुरे भी हो सकते थे। वो समझ सकता था कि अगर वो ना पहुंचता था तो शायद उन दोनों में से किसी एक को खो देता। रुबा पर उसे बेहद गुस्सा था, लेकिन इस वक्त उसकी तवज्जो का मरकज रुबाशा की जात थी। उसे साथ लगाते उसने गाल को थपथपाया तो उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली। धुरेद, मुझे डर था, कोई भी नहीं आया। उसे देते हुए शुरू हो गई थी। अब तुम ठीक हो? देखो मैं ले आया हूँ तुम्हें। इतनी ही जल्दी थी मेरे पास आने की तो सुबह ही कह देती। तो इतने माहौल को हल्का करना चाहा। बदले में मैंने अपने हाथ को उसके सीने पर मारा तो उसने रुबैशा को साथ लगाकर उसको माथे पर प्यार किया। ये सूप पियो और फिर उठकर कपड़े बदलो। आप कहना चाह रहे हैं कि मुझसे अच्छी खुशबू नहीं आ रही? रुबैशा ने धीमे लहजे में उसके साथ लगे ही कहा। कहा तो नहीं है मैंने ऐसा कुछ, लेकिन तुम समझदार हो। वो शरारती अंदाज में गोया हुआ। रुबैशा ने 2 लम्हे से देखा और फिर दूर हुए। दुरेद, जब तक समझता वो सीधा उसके सीने से जा लगी थी। अब आपसे भी स्मेल आएगी। आपको पता लगना चाहिए कि एक औरत कितना मुश्किल वक्त गुजारती है। पता है, मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी के कुछ आखिरी लम्हात हैं। जुनैद ने उसकी कमर पर हाथ रखते उसे मज़ीद साथ लगाया। ये बताने का एक तरीका था कि रुबाशा जुनैद चिज़दानी उसे हर हाल में कबूल है। अपने हाथों से उसके चेहरे और गर्दन पर आए पसीने को साफ किया और फिर उसके बाल अच्छे से कैचे में बांधे। मेरे होते हुए भी तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? जुनैद ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा तो उसने नफी में साड़ी लाया। हुआ क्या था? जुनैद ने उसे जांचा। पता नहीं, शायद नाश्ता नहीं किया था इसलिए तबीयत ऐसी होगी। उसने रुबाब का जिक्र नहीं किया था। वो एक बाइक को उसकी बैंक के खिलाफ नहीं करना चाहते थे। जुनैद ने सुनते से खुद में बीचा। वो तो सरापा इश्क थी जिसे उसने रोल दिया था कदमों में। डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ था मुझे? रुबैशा ने उसे दूर होते हुए कहा। बीबी चूट कर गया था तुम्हारा। थोड़ा सा हया नहीं रखा जाता तुमसे अपना? अब आप रख लेना, उसने कहा तो दुरेद ने आंखें दुखाई। दुरेद, वैसे सारी बातें छोड़े, आप पहले कितने प्यारे हुआ करते थे ना। क्या मतलब इस बात का? मैं अब भी हैंडसम हूँ, दुरेद ने कॉलर सेट करते हुए कहा तो वो खिलखिलाए। पहले आप मुझे आप कहा करते थे और अब तुम लगाई होती है, और अब मेरे से प्यार भी नहीं करते क्योंकि तुमने अपने साथ मेरा काफी नुकसान किया है। जब इस नुकसान की भरपाई हो जाएगी ना तब मैं तुमसे ज्यादा प्यार करूंगा। हम्म, मुझे नहीं लगता कि वो दिन कभी आएगा। रुबाइशा मुंह बसोरती हुई सूप पीने लगी। उसे सब याद था कि कैसे वो शख्स सितमगर था। इन सब के बावजूद उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। वो माजी को याद करने लगी जैसे उसे तंग किया करता था, लेकिन तबरेज उसे तंग करने के चक्कर में ये भूल गया कि वो बाकी सब बलाए मन्नत वकार के पीछे पड़ा है। आगाज में उसका मकसद मन्नत के जरिए उसके वालिद तक पहुंचना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मकसद तो खत्म ही हो गया। वो मन्नत वकार की जात में इतना मशगूल हो गया था कि अपना मकसद तब भूल गया। वो वाहिद लड़की थी इस पूरी यूनिवर्सिटी में जिसके जुल्म का शिकार होती थी, लेकिन ये कहना गलत ना था कि वो वाहिद लड़की थी जिस पर कोई भी तकलीफ वो शख्स बर्दाश्त नहीं करता था। वो खुद उसके 7 लाख पूरा करे लेकिन दूसरे कोई जात ना देती उसने ऐसा करने की। आज भी उसे याद था कि उसके दोस्त जिसको उसने मन्नत से बनवाकर असाइनमेंट दी थी वो शख्स को नहीं जानती थी, लेकिन उसकी बहन ने एक रोज मन्नत को वाश में बंद कर दिया था। हंसा था उसे मन्नत वक़ा से कि कैसे उसे तबरेज शाह मिल सकता है। पहले उस लड़की को लगा करता था कि तबरेज शाह का
टेस्ट मॉडर्न लड़की हैं, इसलिए वो उस पर नजरसानी नहीं करता। लेकिन मन्नत को देखते उसे हसत था इससे कि अगर मन्नत को देखता है तो उसे क्यों नहीं। मन्नत वहां पर बड़ी खौफ से बेहोश हो गई थी। जब 2 घंटे बाद उसने वहां पाकर किसी के आने को महसूस किया, वो शख्स उस पर झुका पागलों की तरह उसके हाथ से ला रहा था। उसकी आंखों की बेताबी कोई भी देख सकता था। उसे उठाकर बाहर लाया, अपने साथ लगाते पानी पिलाया। ये कर्म नवाजियां वहां पर मौजूद काफी लोगों ने देखी थी, जिनमें वो लड़की भी शामिल थी। तबरेशा की एक गुड़ी पर मैदान खाली हो चुका था और अब तक उसका हाथ रगड़ता उसे नॉर्मल कर रहा था। कैसे पहुंची तुम वहां? तुम्हें अंदाजा है कि ये वॉशरूम इस्तेमाल नहीं किए जाते? तुम यहाँ कब तक फंसी रहती, किसी को पता भी ना चलता? तुम यहाँ कैसे आई हो? उसे डांट रहा था अब शायद। मुझे उसने बंद किया। उसका इतना कहना था कि तबरेशा की आंखों में सुर्खी उतर आई। कौन थी? क्या पहचान लोगी? मन्नत के यहाँ कहते ही वो उससे साथ लेकर गया और फिर वहां पर मौजूद जितने लोग थे वहां उन सबको देते मन्नत को देखा। मन्नत ने उसका हाथ थामा तो वो समझ गया कि वो पहचान गई है। उसे लेता वो वहां से निकल गया। मन्नत उसे इस लड़की का हुलिया बता चुकी थी कि आगे उसका काम था। एक चीज मन्नत वकार पहचान गई थी कि तबरेशा के लिए वो आम लड़की ना थी। उसके खुद के लिए फिक्र को देते वो हैरान थी बेहद, और पहली बार उसका दिल तबरेशा के लिए धड़का था। और फिर न जाने कब वो इन सब में मलविस हो गई। लेकिन पसंदीदगी मोहब्बत में उस शख्स से निकाह के बाद ही बदली थी। वो कहाँ खो गई थी, कितना वक्त गुजरा था। वो होश की दुनिया में लौटी तो जोहर की आसानी होने लगी थी। उसने खाना बनाया और बिखरी चीजें समेटी। अब ये उसका घर था। ये बात उसके दिल को कितना सुकून पहुंचा रही थी वो बता नहीं सकती थी। अब वो खाना खाती बोर होती, यहाँ वहाँ घूम रही थी, नमाज अदा करते तलावत करती। वो बाहर काउच पर लेट कर वो उन टीवी ऑन कर चुकी थी। शाम के 5 बजे बातों में लगा कि मुझे बताया भी नहीं कि कब आएंगे, और वो वहीं पर बैठे न जाने कब तक टीवी देखती रही थी। अब अचानक आगे पीछे करते उसकी नजर के सामने जो आया था वो रुकी थी, और फिर नीचे चलती पट्टी को उसे सदमे से देखा था। क्या बकवास शाया करते हैं ये? वो सीधी होकर बैठी और रिपोर्टर के बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज बेहयाली में सुनती रही, क्योंकि तब जब उसके सामने वो तस्वीर आई उसके होंठों पर तलख मुस्कुराहट बिखरी। लौटना तुम्हें मन्नत वकार के पास गया तबरेशा, उसकी ही बात दोहराती हुई उठकर कमरे में बंद हो गए थे। फिर उसने रुबाशा का ध्यान किसी बच्चे की तरह रखा था। वक्त पर उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी हर चीज को उसने हिफ्स कर लिया था। दुरेत वो अभी से दुआ देकर बैठा था लैपटॉप पकड़कर। वो आजकल कुछ परेशान था क्योंकि वो औरत जेल से भाग गई थी। कैसे? यही वो जानना चाह रहा था। मेरा दिल बुरा हो रहा है, उसे उठकर बैठते हुए कहा तो दुरेत ने नजरें उस पर उठाई। डॉक्टर के पास चलें? नहीं, आप मुझ पर ध्यान दे। थोड़ा सा काम मैं करके आता हूँ राबी, आजकल काम बहुत ज्यादा हो गया है। एक केस पर काम कर रहा हूँ। वो सब बताता वापस काम पर लग गया था। थोड़ी देर बाद होश में आते नजर उठाए तो वो उनके मुंह लेटी हुई थी। उसे लगा कि वो सो गया, लेकिन कमरे में सिसकी की आवाज सुनते वो अपना लैपटॉप छोड़ता उसके पास आया। तड़प कर उसे सीधा किया तो उसका चेहरा आंसू से भरा था। वो दंग रह गया। उसे तो लगा था कि वो सो गई है। क्या हुआ राबी, तबीयत ठीक है? डॉक्टर के पास चलें? मुझे कहीं नहीं जाना है। उसे दिल के हाथ जटते हुए चीखते हुए कहा। रुबाशा, आवाज आस्था रखो और मसला बताओ, मुझे क्या हुआ है? बस चिंता हुआ, कोई मसला नहीं है, आप अपना काम करें। उसने कंफर्टर मुंह पर लेते हुए कहा। काम ही कर रहा था जो तुमने करने नहीं दिया। क्या चाहती हो? हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता मैं राबी। उसने प्यार से उस पर झुकारा। क्या मैंने ऐसी कोई डिमांड आपसे की है? उसने कहा तो दर्द ने गहरी सांस पड़ी। वो ना कहते हुए भी यही चाह रही थी। वो जानता था उसे बेहतर, उसे जान गया था अब। अच्छा चलो बताओ, आइसक्रीम खाओगी? तेजे से उठाकर साथ लगाते हुए कहा। नहीं, सोच लो, मेरा तो दिल है, मैं लेने जा रहा हूँ, फ्रिज में रखी है, बोल दो खानी है तो। कहा ना नहीं। रुबैशा ने मुंह छोड़ते हुए कहा तो वो कांधे उचकाता हुआ अपने लिए लेने चला गया। उसे लगा था कि उसकी लाएगा और जबरदस्ती से खाने का कहेगा, लेकिन वो अपनी बाउल में निकाल आया था, उसी के पास बैठा खा रहा था। शॉपिंग हो गई है पूरी? कुछ और चाहिए? उसकी तरफ देखते दूर ने इस्तफसार किया तो उसे सरनफी में हिलाया। शुक्र है, इतना खर्चा तो मैंने अपनी सारी जिंदगी खुद पर नहीं किया। वो रमाई सांस छोड़ता हुआ बोला। आप ही की औलाद है? अच्छा तो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तो ने उसे लाजवाब किया तो उसकी तरफ देखा जो सामने देख रही थी, और फिर अपना चम्मच उसके आगे करते उसके मुंह में डाला और उसे आइसक्रीम खिलाने लगा। ये उसकी प्रेगनेंसी के कुछ आखिरी मराहिल थे। वो नहीं चाहता था कि उसे किसी किस्म की टेंशन दे। उनकी जिंदगी में ठहराव तो आ गया था, लेकिन बाप को लगता था कि पासों को उससे मोहब्बत नहीं है। ये बात उसे कचोले लगाती थी कि उसके शौहर को उससे मोहब्बत नहीं है। वो उसे खुद से मोहब्बत करवाना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आप को पूर्ण पूर्ण उसकी रंग में डाल लिया था। रोज सुबह उठते उसके काम करना, उसे खाना देना, यूट्यूब से नत ने पकवान देकर बनाना, उसकी साइड तवज्जो बात जिया बढ़ती। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कब बताता है, क्या खाएगा, सब उसने अपने आप को उसमें इतना मसरूफ कर लिया था कि वो कभी कभी भूल जाती कि उसकी अपनी भी जात भी है। कभी भी उसके आते उसे पानी देते वो खाना लगाने गई थी। आज उसके लिए उसने अचार गोश्त बनाया था। अब वो नमाले लेता खाने में मसरूफ था। वो अपना खाना छोड़कर उसको देख रही थी। बात से सर उठाया और वो उसकी आंखों में जुगनू लिए उसे देख रही थी। वो मुस्कुराया। बस ठीक ठाक ही बना है, उसने मसनूई बेजार से कहा तो आंखों में जले जुगनू बुझ गए थे पल में। अच्छा, मैंने तो पूरी रेसिपी फॉलो की थी, अगली बार फिर से कोशिश करूंगी, वह कहकर
پھر چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگی۔ چائے لے آؤ۔ باسط کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا تو وہ چائے بنانے لگی۔ اسے خود پر غصہ بھی آیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ بہت اچھا سالن اس نے بنایا، پھر باسط کو کیوں پسند نہیں آیا۔ وہ چائے اسے دے کر اس کے کل کے کپڑے دیکھنے لگے۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ کے کل کے لیے کپڑے نکال رہی ہوں، واپس آ جاؤ ادھر۔ کیوں؟ کل آپ نہیں جا رہے؟ کپڑے تو نکالنے تھے۔ رباب آ جاؤ، اس نے کہا تو رباب الماری بند کرتی اس کے پاس آئی۔ باسط نے اس کی کوئی بھی حرکت رکی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ وہ کیسے اس کے ذات میں بس گئی تھی وہ سب دیکھتا تھا۔ باسط کی ایک ایک چیز اسے حفظ تھی۔ وہ کہتا نہیں تھا لیکن وہ سب محسوس ضرور کرتا تھا۔ ہماری زندگیوں میں 90% مرد ایسے ہیں جو بیان کرنے میں ایک دم صفر ہیں اپنے خیالات، کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں کتنی محبت ہے ہم سے، لیکن آنکھیں اور رویہ سب بیان کرتا ہے۔ ایک مرد اپنے لفظوں سے نہیں، آنکھوں اور رویے سے بتاتا ہے کہ سامنے موجود عورت اس کی زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے۔